गाइस, माय नेम इज सृष्टि जैन और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का बेसिक चैप्टर। ये बेसिक चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आपका हिंदी ग्रामर में 100 में से 10% तो आपको आ जाएगी हिंदी ग्रामर। तो आपको मैं बता देती हूँ वो चैप्टर है भाषा। जी हाँ, वो चैप्टर भाषा है। आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है ये चैप्टर, पर आप पढ़ते और बस रट के चले जाते, पेपर दे देते, मार्क्स आ जाते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें समझना है जो कि हमें अभी तक नहीं आया। तो मैं आपको वही समझाने जा रही हूँ कि भाषा में है क्या, भाषा होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भाषा होता क्या है। पहले तो आपको बता दूँ कि भाषा का इंग्लिश मीनिंग है लैंग्वेज, और लिपि का इंग्लिश मीनिंग है स्क्रिप्ट, और व्याकरण का इंग्लिश मीनिंग है ग्रामर। ठीक है, अब हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का अर्थ है बोलकर कहना। ठीक है, वैसे तो हम लिखकर भी कहते हैं और इशारे करके भी कहते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। मनुष्य के पास अपनी बात कहने के लिए मनुष्य को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के और भी साधन हैं। जी हाँ, और भी साधन है मनुष्य के पास। अब वो कैसे हैं? हाथ से इशारे करना, सीटी बजाना, झंडी दिखाना, चौक पर लाल बत्ती, दरवाज़ा खटखटाना या फिर घंटी बजाना। ठीक है, ये सबरे हैं। अब मैं आपको इनका बता देती हूँ एक दो कि कैसे। हाथ से इशारे करने का मतलब जैसे कि हमें किसी को शांत कराना है तो हम क्या करते हैं, अपने लिप पर फिंगर रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे सामने वाले को क्या समझ में आता है कि हाँ, ये हमें इशारा कर रहा है कि हमें शांत होना है, तो हम शांत हो जाते हैं। ठीक है, ये भी अपने भावों को मतलब जो अपनी जो भावना है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम हाथ से इशारे करके भी करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहना है शांत हो जाओ, तो हम कैसे करें, तो हम हाथ से इशारे कर भी कह सकते हैं, या फिर हम बोल कर भी कह सकते हैं कि शांत हो जाओ, या फिर हम लिख कर कह सकते हैं शांत हो जाओ। तो ठीक है, सेकेंड है सीटी बजाना। जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें, या हॉकी वगैरह खेलते हैं तो उसमें कोच क्या करता है, सीटी बजाता है। तो सभी प्लेयर्स क्या सोचते हैं कि हमें अब बस गेम स्टार्ट करना है, तो सभी प्लेयर्स गेम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिख रहा है आपको, ये हॉकी खेल रहे हैं और कोच ने सीटी बजाई तो ये खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आ गया घंटी बजाना भी है। देखो जैसे घंटी बजाना, जैसे हम इधर से जा रहे हैं, देखिए ये देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं और इधर से भी एक रोड है। देखिए यहाँ से भी हमारी एक रोड आ रही है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से कोई आ रहा होगा अगर, तो इसको तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, सीटी बजाएगा। क्या करेगा, सीटी बजाएगा, यानी सीटी मतलब कि साइकिल का हॉर्न। ठीक है, वो बजाएगा, जिससे है ना अगर यहाँ से कोई आ रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि वहाँ इस रास्ते से कोई आ रहा है, तो हमें यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, मतलब जाना तो है पर आराम से, मतलब रुक जाएं, फिर जब वो निकल जाए ऐसे, तो आराम से सचेत हो जाना है। ठीक है, अब ये भी है यहाँ पे हम वो पढ़ते हैं, ये साधन भी हमारी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, परंतु ये संकेतों से बात पहुँचाते हैं, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता, इन्हें हम संकेत भाषा कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, इनमें ये कह रहे हैं कि ये सब हम अपनी बात को, ये साधन भी हमारी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, यानी सीटी बजाना और हॉर्न बजाना या फिर शांत होने के लिए कहना। तो ये साधन भी हमारी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, परंतु ये संकेतों के बाद पहुँचते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि ये ना लिखकर और बोलकर नहीं कहते हैं, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जाता है। ठीक है, इनको हम संकेत भाषा कह सकते हैं। ठीक है, भाषा मुंह से बोलकर प्रकट होती है, बोलने में सुनना अपने आप आ जाता है। यदि भाषा सुनी नहीं जाएगी तो बोलने वाला क्यों बोलेगा। अतः भाषा बोलने और सुनने का साधन है, यही भाषा का मूल रूप है। तो आपको भाषा का मूल रूप तो इतने में समझ में ही आ गया होगा कि भाषा का मूल रूप क्या है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप भी तो इंटेलिजेंट हैं ना। भाषा लिखकर और पढ़कर भी प्रकट होती है। ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ अगर बोलना है तो मैं यहाँ पे जैसे इसको अपनी बात इधर तक पहुँचानी है, तो ये बोलकर ऐसे पहुँचा रहा है। ठीक है,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा है जिसके सहारे हम मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये बोलना, सुनना और लिखना और पढ़ना ये साधन ही भाषा है। ठीक है, क्या है ये? भाषा। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना यही भाषा है जिसके सहारे हम मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हमें ये नहीं होगा तो फिर हम एक दूसरे की बात को कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना, तो इसी से हम आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो भाषा मुख से बोली जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे अनपढ़ भी जानते समझते हैं। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो मुंह से तो बोलते ही है ना, तो वो भी इस भाषा को जानते हैं। लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक शुद्ध और स्पष्ट होती है। इसे केवल शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं। ये भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, ये भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक शुद्ध और स्पष्ट है। मतलब कि बहुत अच्छे से, मतलब इसमें वर्ड बहुत शुद्ध तरीके से और स्पष्ट, बिल्कुल हमारी बात को स्पष्ट करके बताएंगे। ठीक है, इसे केवल सिर्फ शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं। आपको बता दीजिए, भाषा के अनेक रूप। भाषा के अनेक रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली। हम इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिस भाषा में कोई शिशु पलता बढ़ता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो हम इसी भाषा में पले बड़े हैं, हमें यही भाषा बचपन से सुनाई दी है, तो ये हमारी मातृभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा, पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बातचीत करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगर जैसे हमारा पूरा राष्ट्र हिंदी में बात करे तो हमारी भाषा को क्या कहेंगे? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राजभाषा, राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो राजभाषा होती है, मतलब कि राजकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है। बोली, किसी भाषा का आरंभिक रूप बोली होता है। बोलचाल के काम आने के कारण उसे बोली कहते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। आरंभिक रूप बोली होता है। बोलचाल के काम आने के कारण उसे बोली कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोली और भाषा में अंतर बताया है, तो हम एक दो पढ़ लेते हैं इसका। ये मुख्यतया बोलचाल के काम आती है और भाषा ये बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन में भी काम आती है। ठीक है, ये सिर्फ बोलचाल के काम आती है और ये प्रमाणिक के भी काम आती है। बोलचाल के भी और प्रमाणिक के भी। ठीक है, इसकी लिपि आवश्यक नहीं, इसकी एक लिपि आवश्यक होती है। बोली की एक लिपि आवश्यक नहीं होती और इसकी एक लिपि आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पूरे हैं, ये हम नहीं बता रहे, हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं लिपि पे। लिपि में हम देखते हैं, उससे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मौखिक भाषा को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को जिन चिन्हों से और अंकों से लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, यानी कि अगर हमारी हिंदी हुई, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हिंदी की भाषा क्या होती है? देवनागरी होती है हिंदी की लिपि। ठीक है, ऐसे संस्कृत की होती है, ये डोगरी की होती है, नेपाली होती है, बोडो होती है, मराठी होती है, कोंकणी होती है, इनकी भी एक लिपि होती है। ठीक है, अब देखिए ये होती है, नाम से जानी जाती है, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरी लिपि। ठीक है, हिंदी के अतिरिक्त ये सभी भाषाएं और संथाली भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों के नाम तथा रूप इस प्रकार हैं। देखिए, ये यहाँ पे हमारी भाषाएं दी गई हैं, यहाँ पे हमारी लिपि दी गई है और इनके उदाहरण दिए गए। मतलब कि हिंदी कैसे, हम हिंदी ऐसे लिखते हैं, ये उर्दू वगैरह ऐसे। तो आप एक इसका हम बताएंगे नहीं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
करके बताया। हिंदी की तो सिर्फ देवनागरी होती है, तो इसको एक ही में करके बताया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कम होते गए हैं। ये हमारे यहाँ पे सबरी ये बताए हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपको भी पता होगा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। जो हिंदी हमारी भाषा है, देखिए कितनी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जगह तो हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यह हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजभाषा है। कहाँ की हमने सारे नाम इसमें बता दिए हैं। यहाँ से देखिए ये सबरे हमें नाम बताए हैं। ठीक, भारत की राजभाषा भी हिंदी है। ठीक है, भारत की राजभाषा, मैंने राजभाषा आपको अभी बताया था पीछे। आप अगर आपको अभी आपको नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड पीछे करके आप देख लीजिए उसको। ठीक है, भारत की राजभाषा भी हिंदी है। ये तो आपको हो गया। अन्य प्रांत की भी हिंदी समझते हैं। जो अन्य लोग हैं जैसे कि ये ऐसे अलग अलग ये लोग हैं ना, ये सब ये भी हिंदी समझते हैं। भारतवासी जब अपना प्रांत छोड़कर किसी अन्य प्रांत में जाते हैं तो हिंदी बोलकर ही लोगों से बातचीत करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। उर्दू भी भारत के अनेक राज्यों में प्रचलित है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी को है ना, हम कहीं पे भी जाते हैं बाहर तो हम हमेशा हिंदी बोलते हैं, तो इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहे। और उर्दू भी भारत के अनेक राज्यों में प्रचलित है, यानी उर्दू भी बोली जाती है अनेक राज्यों में। तो हम आगे चलते हैं। आप यहाँ जाइए, यहाँ हमारा व्याकरण का है। भाषा नियमों से बंधी है। ठीक है, भाषा नियमों से बंधी है। प्रत्येक वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के अपने नियम हैं। इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ये इन वर्ण, शब्द, पद, वाक्य इन सब के नियम हैं और इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है। शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं व्याकरण की। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वह छोटे से छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। तो ऐसे चिन्ह, ऐसा छोटा चिन्ह, ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े ही नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। जो इसके अंदर स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, शब्द वर्णों के मेल से बने अर्थवान और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास और आदि पर विचार किया जाता है। फिर से देखते हैं, वर्णों के मेल से बने अर्थवान और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से मेल बना, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कमल। ये देखिए कमल लिया, तो वर्ण क्या होगा हमारी? ये यहाँ पे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ। ठीक है, तो ये वर्ण हो गए। इनका जो मेल होता है, यानी इनका जो प्लस हो रहा है, यानी जोड़ हो रहा है, ऐड हो रहा है, उसको तो उससे एक शब्द बनेगा कमल। ठीक है, तो ये कमल एक शब्द हो गया। क्या हो गया? ये शब्द हो गया हमारा। तो इसको क्या कहते हैं? शब्द। इसको शब्द कहते हैं। तो शब्द की आपको परिभाषा आपको आ गई होगी, यानी डेफिनेशन आ गई होगी। पद वाक्य में प्रयोग होने के योग्य शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में जो प्रयोग होने के योग्य शब्द हैं, जो बिल्कुल योग्य हैं, उन शब्द को पद कहते हैं। इसके अंतर्गत
कर्ता, कर्म आदि कारकों और पदबंधों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जो ये हमारे ये सब आते हैं कर्ता कर्म, इस पर विचार भी किया जाता है। ठीक है। वाक्य एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। एक आशय को, जैसे कि वाक्य हमारा क्या हो गया, वह लड़का है, ये हमारा एक वाक्य होगा। तो ये पद समूह को प्रकट करने वाला है। जो हमारा एक आशय पद समूह को प्रकट करने वाला होता है उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। तो ये यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे हमें बताई है। भाषा बोलकर और लिखकर प्रकट की जाती है, ये भाषा की डेफिनेशन है। ठीक है, भाषा कैसे प्रकट की जाती है तो हम बता देंगे, भाषा बोलकर और लिखकर प्रकट की जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, यह अनेक प्रांतों की भी राजभाषा है। हिंदी भारत की, इसका प्रश्न बन सकता है कि हिंदी भारत की क्या है तो राजभाषा है। ठीक है, या फिर भारत की राजभाषा क्या है तो हिंदी है। ऐसे हम प्रश्न बना सकते हैं। मेन पॉइंट है तो हमें इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी, ये तो आपको पता ही होगा। व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। व्याकरण भाषा के नियम जो हैं उनका शास्त्र है। तो ये मैंने आपको पूरा भाषा चैप्टर समझा दिया है। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपके वो भी पूरे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके हमें लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए तो हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।